राधे राधे दोस्तों, प्रणाम। होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ। तो तो अभी आज की जो वीडियो है बहुत डिमांडिंग है, आप लोगों की बहुत हाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं उसके ऊपर है। और मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट की थी कि आप लोगों के एडमिट कार्ड, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और मुझे बताते हुए इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं होप करती हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, इस बीच में 2 सेकंड के लिए मैं अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जो मुझसे नए दोस्त जुड़ते हैं, नए भाई बहन जुड़ते हैं, उनको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं 2 सेकंड लूँगी। मेरा नाम रिंकी सिंह मैंने बता दिया है और मैंने 2025 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। उसमें मुझे, और मैंने पहली बार ही दिया था, और मुझे उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है और मेरा एडमिशन भी हो गया है और मैंने क्लासेस भी की है। मेरा मेरा एससीपी भी हो गया है। अब फिलहाल तो मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भी भर गया है, फिल हो गया है। और अब वाइवा चल रहा है। कुछ का वाइवा हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट का बाकी है। ठीक है, ये मेरे बारे में थी थोड़ा सा। और मेरे अच्छे परसेंटेज भी आए थे, अच्छे मार्क्स भी आए थे। जो मुझे जानते हैं पहले से उनको मैंने बता भी रखा है। और मैं होप करती हूँ कि आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे 2026 में और आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट मिले। और तो चलिए, एक सीट की तो लड़ाई है ना। तो बस मैं आपको आज जो मेरी वीडियो है, जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, मैंने आप लोग को बहुत गाइड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल हो जिससे मैंने पढ़ाई की हो, मैंने आपको आपके साथ अपनी बुक्स भी शेयर की है कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी। डीएलएड का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने बुक्स की लिस्ट भी बता रखी है आप लोगों को। आप लोग को मैंने प्रैक्टिस सेट भी बता रखा है, प्लस आप लोगों को मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता रखे हैं, है ना। फिर भी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है और आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है कि 8 से 22 जून तक, 8 जून से 22 जून के बीच में आप लोग के एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आप मेरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई है, चाहे वो बुक की हो या बेस्ट यूट्यूब चैनल की हो या प्रैक्टिस सेट की हो या इम्पोर्टेंट टॉपिक की हो। मैंने हर तरह से आपको गाइड किया हुआ है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल पे जाके मेरी लॉन्ग वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो करके प्लेलिस्ट को आप उस पर आप अभी भी, अगर मेरी एक वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और मैं कुछ टॉपिक अभी भी बताऊँगी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। ये मेरी लास्ट वीडियो है जो मैं आपको गाइड करने के लिए बना रही हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, 6 महीने से और 6-7 महीने से फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रति भी मेरा कुछ दायित्व है। कुछ मैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन ही हो और मेरा काम है गाइड करना, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी लास्ट वीडियो, मैं ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं हूँ और जो एक्चुअल पॉइंट होता है मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है कि मैं डेली एक एक वीडियो लेकर आऊँ, है ना। तो चलिए, अब आज का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले तो मेरा 2 टॉपिक है आज, कि मैं आपको इस कम जिनका भी कि 8 तारीख को एग्ज़ाम है, 8 जून को या 9 जून को या 10 जून को, इनकी उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ टॉपिक बताऊंगी। अगर आपने पूरे साल या पूरे महीने या 6 महीने पढ़ाई, 6 महीने या अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, ना कोई प्रैक्टिस सेट लगाया है, तब भी आपकी ख्वाहिश है कि आपको एक सीट मिले, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अब प्लस प्रैक्टिस सेट लगा के। ठीक है, इसलिए बने रहिए। और मैं एक जो वीडियो है, एक तो ये टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक है मेरा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है और क्या कैसे जाना है, क्या करना है ना। उसके ऊपर मैं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था पिछले वाले वीडियो में कि एक लड़की ने पूछा था, मैं नाम नहीं बताऊंगी वीडियो में, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लेती नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि दी, हम जीन्स पहन के जा सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं जा सकते हैं। तो बहुत डाउट है ना। तो फर्स्ट तो मैं ये 2 टॉपिक पे मेरी आज वीडियो है, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, मैं जानती हूँ इस बात को। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी जो
जो मेरा पहला जो टॉपिक है, जो मैं पहला टॉपिक लेना चाहती हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, जिनका भी 8 जून को एग्ज़ाम है ना, वो क्या करें, क्या क्या लेके जाना है। कितने हम देखते हैं ना, कितने बच्चे या कितने मेरे भाई बहन मतलब पढ़ लेते हैं, पूरा एडमिट कार्ड पढ़ लेते हैं, पूरा निर्देश पढ़ लेते हैं, पर भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाके बहुत मतलब कि मेरा ये नहीं हुआ, मैंने ये लेके नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब हो जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपके भी किसी भाई बहन को कि क्या ये बिहार एंट्रेंस का एग्ज़ाम है तो उसको शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपके पास आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना है और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी निकलवानी है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि दीदी 2 क्यों? जो एडमिट कार्ड आप लेके जाइएगा वो एडमिट कार्ड आपके कक्ष में, मतलब आपके एग्ज़ाम सेंटर में ही जमा हो जाएगा अंदर ही, और एक एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और प्लस अपने फ़ोन में एडमिट कार्ड की PDF भी बना के रखें, क्योंकि जब आपका जो एडमिट कार्ड है आपके एडमिशन से लेके एग्ज़ाम फॉर्म तक काम आने वाला है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो PDF भी रखें। फर्स्टली एक बात बता दिया। हाँ, इसमें एक डाउट आता है बच्चों को कि दी हम कलरफुल एडमिट कार्ड निकलवाएं या मतलब हम ब्लैक एंड वाइट निकलवाएं। तो आप कैसा भी एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आप कलरफुल निकलवा लोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो आप कलरफुल ही एडमिट कार्ड निकलवा लेना, नहीं तो आप वाइट भी निकलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंडेड है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि आपको 2 फोटो लेके जाना है, और फोटो भी वही जो आपने फॉर्म फिल, जब आपने बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया था तब आपको जो आपने फ़ोटो लगाया था फॉर्म फिल करते समय, वही फ़ोटो आपको लेके जाना है। अगर नहीं है तो वैसे ही सेम कपड़े पहन के फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक फ़ोटो तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लग के चला जाएगा और एक फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा में उसका कुछ यूज़ होने वाला नहीं है, फिर भी आप 2 फोटो लेके ज़रूर जाएं। 2 बात समझ में आई। तीसरी बात है कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एज ए प्रूफ कोई भी आपका प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, जैसे पैन कार्ड, जैसे वोटर ID कार्ड, जैसे आपकी 10th या 12th की मार्कशीट या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपके पास इनमें से 2 ID। मैं जो लेके गई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आधार कार्ड और पैन कार्ड। मैं हमेशा हर एग्ज़ाम में 2 एडमिट कार्ड लेके ही जाती हूँ, क्योंकि 2 एडमिट कार्ड मतलब 2 आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आधार कार्ड के लिए 2 ID प्रूफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा एक अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड लेके जाती हूँ। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है, आधार कार्ड है उसके साथ आप 10th के मार्कशीट ले जा सकते हो, या वोटर ID कार्ड ले जा सकते हो, कुछ भी ले जा सकते हो। ये बात समझ में आई? ठीक है, 3 बातें बताई मैंने। एक बताई मैंने एडमिट कार्ड को लेके, पॉइंट क्लियर है? ठीक है। दूसरा बताया मैंने फ़ोटो के ऊपर, तीसरा बताया मैंने ID प्रूफ के ऊपर, ठीक है, कि क्या आपको लेके जाना है, ठीक है, एज ए प्रूफ। ठीक है, समझ में आया? और चौथा जो मेरा क्वेश्चन आता है, बहुत डाउट वाला है कि दी हम क्या पहन के जाएं। देखिए, पहनना तो आपके ऊपर है, आप कोई भी मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहन के जा सकते हो, क्योंकि वहाँ बैठने का टाइम बहुत ज़्यादा है। बायोमेट्रिक से लेके मतलब जो सुबह का जो है ना, वो आप 7:30 बजे से आपकी एंट्री है और 8:30 बजे तक आपकी एंट्री होती रहेगी। 1 घंटा तो ये समझ लीजिए, चाहे आधा घंटा समझ लीजिए आपको बैठना है। तो कपड़े कोई मतलब फैशनेबल ज़्यादा टाइट जीन्स पहन के ना जाएं, जो मतलब शादीशुदा महिलाएं हैं वो ज़्यादा मतलब चमक धमक की साड़ी पहन के ना जाएं। सिंपल कपड़ा पहन के जाएं जिसमें आप 2-3 घंटे कम्फर्ट होके बैठ सकते, क्योंकि वहाँ बैठना है। ठीक है, बायोमेट्रिक में भी बहुत टाइम लगता है आप लोगों का, तो क्योंकि सब बच्चों का होना है तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कपड़े ऐसे चूज़ करें जो कंफर्ट, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो कंफर्ट हो आपके लिए। और देखिए, जैसे मैंने हाथ में धागा पहन रखा है, ऐसा धागा आपको मतलब पहले ही खोल लेना है, बांध के धागा मतलब कि नहीं पहन के जाना आपको। आपसे जब मेरे एग्ज़ाम में कटवा दिया गया था, क्योंकि मैं अपना कलावा हमेशा पहने रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और आपके हाथ में नेल पेंट भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, पर आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। जब आप एडमिट कार्ड पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी रहेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड से वो मतलब आधार कार्ड, अरे मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा है, सॉरी, है ना। अगर आप मेहंदी लगाओगे अपने हाथ में तो क्या पता आपका बायोमेट्रिक होने में दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आप मेहंदी
आपके हाथों पे मेहंदी लगी हुई होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बायोमेट्रिक होने में दिक्कत हो सकती है, क्या पता आपका फिंगरप्रिंट आए ही नहीं। तो इसलिए हाथों पर मेहंदी बिल्कुल लगा के ना जाए, अगर लगी हुई भी है तो उसे छुड़ाने की कोशिश करें, ठीक है। गले में माला, जो मतलब जो मैरिड गर्ल्स हैं वो मंगलसूत्र वगैरह पहनकर ना जाएं, है ना। वो मतलब वो आपको, आप पहन के भी जाओगे तो आपको ना मतलब वहाँ पे खुलवा के रख लिया जाएगा। और कानों में गोल्ड के तो भूल के भी, मतलब कान में तो कुछ पहन के जाना ही नहीं है, वो खुलवा के रख लेते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि कानों में बिल्कुल कुछ पहन के ना जाए, गले में कुछ पहन के ना जाए, हाथ में रिंग, कलावा, मेहंदी बिल्कुल लगा के ना जाएं। जब आप एडमिट कार्ड, जो अभी आपके एडमिट कार्ड आए हैं आप उसमें पढ़िएगा तो ये सारे निर्देश आपको मिलेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ, है ना। तो हाथ में रिंग, कलावा, घड़ी, ठीक है, घड़ी और मेहंदी, गले में मंगलसूत्र वगैरह पहनकर या कोई धागा पहनकर ना जाएं। ये आपको आपको क्या बोलते हैं, खुलवा के रख लिया जाएगा। और आप मतलब कि तो मैं पहले ही पहन के ना ही जाए आप लोग। और हमारे जो नाक पे ना हमारा टेप चिपका दिया गया था जब हम लोग गए थे नाक का गोल्ड का, मैंने कहा हम नहीं खोलेंगे, तो उन्होंने सबने, सबके जो सारी गर्ल्स थी उनके ऊपर टेप चिपका दिया गया था वाइट कलर का। तो आप लोग इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे जो गर्ल्स हैं। और बॉयज़ के लिए तो कुछ नहीं, वही मतलब घड़ी वगैरह पहन के नहीं जाना, ब्लूटूथ लगा के नहीं जाना है, और रिंग पहन के नहीं जाना है, यही सब। और हाथ में कुछ मतलब ऐसी सामग्री, कड़ा वगैरह पहन के नहीं जाना, ये खुलवा के रख लिया जाता है। और बस कंफर्ट कपड़े पहन के जाएं। और क्या बोलते हैं, बस यही सब कुछ था जो आपको ये सब करके लेके जाना है। हाँ, लड़कियों के लिए ना बालों में ना मतलब ऐसा जो हम क्लेचर लगा रहे हैं, मैंने किचन लगा रखा है, ये क्लेचर लगा के नहीं जाना है। हाँ, आप बालों में रबड़ बैंड लगा सकते हैं, रबड़ के लिए कोई मना नहीं है, पर आप बाल में अगर क्लेचर लगाते हैं तो ये मतलब इसे क्या बोलते हैं आप लोग, हम मैं तो क्लेचर बोलती हूँ, आप लोग बोलते हो चुट्टा, क्या बोलते हैं ना, चुट्टा, है ना। तो इसको मतलब नहीं लेके जाना, इसको आपसे रख लिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ फिर से रिपीट कर दूँ एक बार, है ना। एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी रंगीन लेके जाना, चाहे ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो, ठीक है। एक आपका जमा हो जाएगा, एक आपके पास रहेगा, एक PDF भी होना चाहिए वो आपके फ़ोन में, क्योंकि काम आएगा एज ए फ्यूचर आपको, ठीक है। फ़ोटो 2 लेना, फ़ोटो वही लेना जो आपके फॉर्म में फिल करते टाइम आपने मतलब कि दिया था, फ़ोटो वही फ़ोटो होना चाहिए, नहीं है तो निकलवा लीजिए, बहुत इजीली निकल जाता है, ठीक है। और आपको कोई 2 प्रूफ ID लेना है गवर्नमेंट से, मतलब कि जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, 10th की मार्कशीट हुई, है ना, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ठीक है, वोटर ID कार्ड हुआ, इनमें से आप कोई भी 2 ID जरूर लेकर जाना। क्या आपसे एक ID इनवैलिड मान लिया जाए तो दूसरा ID रहेगा तो आप लोग मतलब जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल एग्ज़ाम देना जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके उसके बारे में पता भी होना चाहिए क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। और तो मैंने बताई थी धागा, घड़ी, मतलब कि मेहंदी वगैरह लगा के, कान में कुछ पहन के ना जाए, बाल में चुट्टा लगा के ना जाए, रबड़ लगा के जाए, है ना। कंफर्ट कपड़े पहन के जाएं, लड़के मतलब कड़ा वगैरह पहन के ना जाएं, यही सब आपको इतना ही करना है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम होगा, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, आपका एडमिट कार्ड जब आया था मॉर्निंग में, मैंने 11 बजे करीब डाला था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक और इवनिंग शिफ्ट में। जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा उसका जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो आपका 7:30 बजे से एंट्री होगा, 8:30 बजे तक, 7:30 से स्टार्ट होगा और 8:30 बजे तक एंट्री होगा 1 घंटा, और 9 बजे से 11:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पहला शिफ्ट की बात बता दी। दूसरा शिफ्ट होगा आपका, जो होगा आपका जो मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, अभी मेरे स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से, 2 से शायद 4:30 है ना आपका जो सेकंड वाला शिफ्ट। मेरा जो एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में ही था, है ना, तो 1 बजे से है, ये मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मैंने इससे जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बता दिया, पर 2 से 4 आपका एग्ज़ाम रहेगा सेकेंड शिफ्ट वालों का। तो 1 घंटे पहले एंट्री होती है, 12:30 से और 1:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी। हाँ, 12:30 से 1:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी, मैं करेक्ट बोल रही हूँ मे बी, है ना। हाँ, ठीक है, 12:30 से 1:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी और फिर 2 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो बस ये सारी बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल। और हाँ, आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट
पानी की बोतल ले जा सकते हो पानी पीने के लिए, है ना। किसी किसी सेंटर में अलाउ कर देते हैं, किसी किसी में नहीं करते, ये भी बात हो सकती है। मेरे में तो अलाउ था तो मैं लेके गई थी, तो आप पानी की बोतल मतलब अपने साथ ले जा सकते हो। तो और जो पेन वगैरह होता है वहीं से मिलता है, आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। ये जो मैंने बताई है सारी बातें, ये बताई है मैंने कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जल्दी बताती हूँ, आप लोग नोट करते रहना। सबसे मैं उतने ही टॉपिक बताऊँगी। इसका 8 जून, 9 जून, 10 जून को एग्ज़ाम है, 11 जून को फटाफट कर लेंगे। तो उनका जो मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे वो थर्ड लिस्ट में उनका नाम आए, पर आ जाएगा। 70+, 80+ अगर मार्क्स आप कर लेते हो तो मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बता, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगते हैं कि आएगा इनसे सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी पास भी टाइम नहीं है इतनी लंबी वीडियो देखने का। तो जो ठीक है, जो मैथ में हम आते हैं, मैथ में आपको सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन मैथ में एलसीएम और एफसीएफ से करना ही है। आपको 2 सवाल तो कहीं नहीं गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, और हाँ मध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू, है ना, ये वाला फॉर्मूला कर लेना। और इससे 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, करके ही जाना है, माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक है, करना है। सर्कल भी करके जाना है। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस करके ही जाना है। और सर्कल से हाँ साइन थीटा कोस थीटा, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, ऊपर ऊपर के सवाल पढ़ लेने हैं इनके। तो ऊपर ज़्यादा मतलब टफ सवाल नहीं आएंगे, मतलब क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है ये, तो ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं। तो आप इनका मतलब ऊपर भी कर लोगे। हर टाइप के सवाल, 5 टाइप के सवाल आपने, हर ये चीज़ जितने भी मैंने टॉपिक बताए 5 टाइप के सवाल आप कर लोगे। जैसे मैंने बताया एलसीएम एफसीएफ, उसे 5 टाइप के सवाल कर लोगे तो आपका ईजिली हो जाएगा, मैथ में आप कर लोगे, ठीक है। क्या बताए फिर से रिपीट करते हैं, एलसीएम और एफसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, साइन थीटा कोस थीटा से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री से मतलब सर्कल है। और माध्य, बहुलक और माध्यिका के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेना। बहुलक इक्वल टू जो है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सब आपको करके जाना है। हाँ थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेना, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग 10 नंबर की आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2-3 कोडिंग डिकोडिंग नंबर वाली भी और अल्फ़ाबेट वाली भी करके जाना। दिशा से एक सवाल आएगा, डायरेक्शन पूछने से। रैंकिंग से एक सवाल या 2 सवाल आते हैं, ठीक है, और नंबर सीरीज से आएगा, ठीक है। और एक सवाल नहीं होता कि कुछ पेड़ गधे हैं, कुछ गधा पेड़ है, ऐसे सवाल जो आते हैं, मुझे चैप्टर का नेम याद नहीं आ रहा है, आप उसको करके चले जाना। और हाँ फिगर काउंटिंग का जो एक होता है ना टॉपिक, मेरा भी क्वेश्चन आया तो आप करके ही जाना उसको, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, देखो मैंने पूरी वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत की है आपके लिए, तो ज़रूरी होता है ना। तो हम मेहनत करते हैं तो आपको भी देखो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी बहुत मोस्ट है, डीएलएड एग्ज़ाम को एंट्रेंस में क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अलंकार से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, पढ़ कर जाना। रस से आते हैं, मेरे भी तो बात्सल्य रस से क्वेश्चन आए थे 2, ठीक है, कि इसमें कौन सा रस है, इस वाले सेंटेंस लिख देंगे इसमें कौन सा रस है, ऐसे पढ़ के। पद बंध से 2 क्वेश्चन आए थे। संज्ञा सर्वनाम कि इसमें क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है, उससे क्वेश्चन आए थे। छंद से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको हिंदी पे देना है, अलंकार और रस पर ध्यान देना है। विलोम शब्द से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे रचनाएं पूछने से, ये किसकी रचनाएं हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये टॉपिक करके जाना है। अलंकार, रस, ठीक है, और पदबंध, संज्ञा, सर्वनाम, छंद, रचनाएं करके जाना है, करके ही जाना है। ये मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। फिर अब आते हैं जल्दी से इंग्लिश पे। इंग्लिश मेरे में इतनी ईजी आई थी, अगर थोड़ी बहुत भी आप इंग्लिश मीडियम से हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, उनको दिक्कत होने वाली है ही नहीं, ठीक है, बहुत इजी आई थी, ठीक है। टेंस से क्वेश्चन आए थे, कुछ सेंटेंस लिख दिए जाते हैं कि फिर पूछते हैं बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट है, कि पहले कहेंगे पास्ट टेंस का कौन सा है, मतलब 3 विकल्प दे देंगे, ठीक है। इस चाहिए टेंस पूछ लेंगे, इसमें कौन सा, मतलब कि एक टेंस लिख देते हैं, ठीक है, मैं बता रही हूँ ध्यान से, एक टेंस लिख देते हैं, उसमें पूछते हैं कि इसमें मतलब किसमें कौन सा
कौन सा मतलब कि इस वाक्य में कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इनको करके ही जाना, रट के जाना इनको, और ऊपर ऊपर ज़्यादा डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे में तो हैज़ पूछा गया था, है ना। हाँ, हैज़ बीन भी पूछा गया था मेरे में, तो ध्यान रखना। हाँ, यूज ऑफ आर, वाज, वेयर, हैव, ब्लैंक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें क्या आएगा इन सब में से, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से, ठीक है। समझ में आ रही है। और ये मतलब मुहावरे आएंगे, है ना, यही सब कर लेना, बहुत मतलब इंग्लिश बहुत इजी आती है ना। तो बस यही, आपको इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मतलब अच्छा आया इंग्लिश का लेवल जो मेरे में आया था, बहुत ईजी आया था, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको साइंस से बताऊंगी, से विटामिन, बायोलॉजी में विटामिन, आवर्त सारणी, बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ना, तो आपके लिए साइंस जो है साल से सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। धातु अधातु से आते हैं, ठीक है। और एक ये आती है रिएक्टिविटी सीरीज से, कि कौन सा मतलब कि सोडियम ज़्यादा है, मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा सोडियम मतलब रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होता है, हमने पहले काशीनाथ का माले आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आ गया, मैंने याद कर रखा है इसे, है ना। काशी, क से क्या होगा जरा बताना, आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th में, है ना। सोडियम पोटेशियम, हम ऐसे करके हम लोगों ने याद कर रखा था ट्रिक से। तो आपको 10th क्लास की बुक में रिएक्टिविटी सीरीज होगा, है ना, तो आपको पढ़ के जाना है कि कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये वाला करके ही जाना है। डीएनए और आरएनए से मेरे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्रोमोसोम से, सेल का चैप्टर करके जाना, ठीक है। और एक पढ़ के जाना तुम रासायनिक अभिक्रिया से, कि मतलब कि कौन सा किसको विस्थापित कर देता है। बस इतना कर लेना, बहुत हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में उतने कुछ खास क्वेश्चन आए थे नहीं, बायो से ज़्यादा पूछे गए थे मेरे एग्जाम में, ठीक है। फिजिक्स से भी जो आए थे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, उतने मतलब है मतलब कि उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ये भी पूछा था प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसको नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपको ये सब मतलब नॉर्मल आएगा, पर बायो में इतना टॉपिक, आप बायो से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बायो का मैंने आपको बता दिया है। फिर से बताती हूँ, विटामिन, आवर्त सारणी, अभिक्रिया रिएक्टिविटी सीरीज, कि कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम है, ठीक है। धातु अधातु पढ़कर जाना है, सेल पढ़कर जाना है, और थोड़ा सा ना मतलब उसके बारे में पढ़ लेना आप लोग, क्या बोलते हैं, हाँ, कि कौन सा जो रोग है किस जीवाणु के कारण होता है या किस विषाणु के कारण होता है, जरूर पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आना है इससे, ठीक है। डीएनए आरएनए से पढ़ अच्छे से पढ़ के जाना, क्रोमोसोम पढ़ के जाना, सेल पढ़ के जाना, और हाँ, एक चैप्टर एसिड और बेस, मतलब कि अम्ल और क्षार और सोल्ट, वो भी पढ़ कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना, है ना। और एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि ब्लड से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसको भी करके जाना, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब पढ़ेंगे बिहार से केवल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझसे तो पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो और मतलब वायसराय से, कि जब हम मतलब वायसराय कौन से बिहार में वायसराय आए थे, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। नियुक्ति मतलब कि जो नई मतलब नियुक्ति होती है ना बिहार में, कि कौन से मुख्यमंत्री है, ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कर जाओगे। अब आते हैं करंट अफेयर में कौन से टॉपिक करने हैं आपको, ठीक है। जो अभी अभी नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, आपको वो करके जाना है, ठीक है। मतलब देश के पीएम, कौन से देश के कौन से नए पीएम बने हैं, हमारा जो इंडिया है उसमें कहाँ कहाँ राज्यपाल चेंज हुए हैं, उन सब का आपको खबर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब बजट के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बिहार बजट से भी आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ऊपर, बस 2-3 ही मतलब इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रमुख संगठन से क्वेश्चन आते हैं, खेलों से क्वेश्चन आते हैं, कि कौन सा खेल कहाँ मतलब कि कहाँ मतलब आयोजन हुआ था उसका, मतलब कि आपको 10-12 टॉपिक ऐसे कर लेने हैं। नियुक्ति से ले लेना है, युद्धाभ्यास से ले लेना है, देश के पीएम से लेना है, हमारे में मतलब कि कौन से राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं, ये और क्या बोलते हैं, कौन से राज्यपाल हैं, पढ़ के ही जाना है आपको। प्रमुख संगठन, युद्धाभ्यास, है ना, ये सब आपको करके ही जाना है। कौन से खेल कहाँ आयोजन हुआ था, किस खेल में कौन जीता था, खेलो इंडिया गेम कौन जीता, ठीक है। और इसे मतलब तैराकी में कौन जीता, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये सब आपको पता होना ही चाहिए अगर आप डीएलएड के एग्जाम में बैठ रहे हो तो। इतना आपको करंट अफेयर करना ही है। मंथली वाइज ना करके आप लोग टॉपिक वाइज करना, जो मैंने बताया है आपको, क्योंकि अब मंथली वाइज करने का टाइम चला गया है,
ठीक है, आपको समझ में आया जो मैंने बताया है ना। और एसएसटी से कितने बच्चे मुझसे पूछते हैं दीदी एसएसटी, अरे 1-2 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी से, अगर आपने पढ़ रखा हो कहीं, अगर आपने थोड़ी सी एसएसटी पढ़ी होगी ना तो आपको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी कर दोगे। ठीक है, कर दोगे, समझ में आ रही है ना बात। बस इतना ही आपको करके जाना है। ठीक है, मेरी होप करती हूँ आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। और जहाँ एक मुझे और बताना, नदियाँ, बांध, दर्रे, ठीक है, ये सब आपको करने ही हैं। समझ में आ रही है बात, कौन सी नदी कहाँ बहती, कितनी लेंथ है, पहाड़, पर्वत, मट्टी, ठीक है, ये सब करना है आपको जी, है ना। मानक रेखा कहाँ से, कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, मानक रेखा कितने स्टेट से गुजरती है, पाँच स्टेट से गुजरती है ना। ठीक है, समझ में आ रही है। बरकर कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है, भौगोलिक के, हमारे भारत के भौगोलिक जो मतलब कि कहाँ कहाँ भौगोलिक मतलब कि भूल रही हूँ मैं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र पढ़ना है, जैसे मतलब हमारे भारत के बारे में कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, है ना, कहाँ से सीमा लगाते हैं, है ना, ऐसे आपको पढ़ना है। ये सब तो आप करके जाना ही है, बेसिक तो आपको, है ना। ठीक है, हमारा जो टाइम है कितने घंटे आगे है पीछे, ये सब आपको करके जाना है। मैं होप करती हूँ आपको पता भी होगा, तो इतना आपको करके जाना है। एसएसटी में कोई इतना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये कॉमन सेंस जो मैंने बताया इनमें से ही आएगा। तो कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को विश्राम दूंगी। और आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करें, जिनका 8 जून को एग्ज़ाम है। और आपको कोई भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं बताया है या कुछ रह गया है, मुझे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, या कोई विषय आपका कमज़ोर है, मेरी कुछ सलाह चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं जहाँ तक होगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मैं जो भी मुझे कमेंट करते हैं मैं सबकी हेल्प करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। और मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मेरे चेहरे के हाव भाव से आप देख भी रहोगे कि मैं कितनी एक्साइटेड लग रही हूँ। और ठीक है, इस वीडियो को प्यार देना, मुझे विश करते रहना, और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना। बहुत सुंदर सा, आपने पूरी यहाँ तक वीडियो देखी है, आपको पसंद आई है, आपको अपना सा फील हुआ है, आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो बहुत अच्छा कमेंट करके जाना पॉजिटिव। क्योंकि हमें भी मतलब जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें लगता है कि उसका जो मतलब रिव्यू कुछ तो आए, अच्छा आए, बेकार, अगर बेकार आएगा तो उस पर हम काम करेंगे, और अच्छा रहेगा तो मेरे दिल के पास रहेगा वो, है ना। तो बस अब मुझे मिस करते रहना और बहुत सारा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। क्योंकि अगर जब तक आप ये नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और बहुत सारा प्यारा कमेंट करके जाना और बहुत सारा प्यार देना। और क्या बोलते, कुछ रह गया हो, कुछ सजेशन चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तो आप बस एक कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल बिल्कुल हाजिर हूँ। और मैंने अभी अभी अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि कुछ कुछ के PDF मैंने उसमें डाल रखे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड, आप उस मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। और चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, होप करूँगी आप लोग बहुत अच्छे से। और हाँ, एक बात और, आप लोग डेली प्रैक्टिस लगाते रहना, जिन्होंने 3 महीना 4 महीना पढ़ा है वो प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो प्रैक्टिस के बिना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बनता है। तो आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करना, है ना, बहुत डेली कम से कम 2-2 सेट लगाना। जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली, 2-3 महीना करके उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो आप प्रैक्टिस सेट में लग जाइए। एक ऑनलाइन लगाइए, एक ऑफलाइन लगाइए, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था पहले भी। तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। और जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक आप लोग करके जाइए, जो पढ़े हुए वो भी, जिन्होंने पढ़ाई की है वो भी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो भी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखोगे, आप लोग खुद ही कहोगे इस वीडियो के नीचे आगे कि हाँ दी आपने बिल्कुल सही बताया था। क्योंकि मैं बेकार को इन्फॉर्मेशन देती नहीं हूँ, जो मैं देती हूँ सब सटीक रहता है ना। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये रात के 12 बजे शूट कर रही हूँ, ये कल वीडियो आपको मैं मतलब ये अपलोड कर दूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए मैं चलती हूँ। और एंड में एक बात ज़रूर कहती हुई जाती हूँ मैं आपको कि मतलब दूसरों की हेल्प करती रहिए। हेल्प केवल पैसों से नहीं होती, एक आप बहुत अच्छी सलाह से भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको या आपके पास पैसे नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी सलाह दे के भी आप किसी को खुश करके भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को हंसा के भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ,
सबसे बड़ी बात है अपनी सोच अच्छी रखिए, अपना दिल बहुत बड़ा रखिए, है ना। क्योंकि हम अगर पता है हमें किसी के बारे में सबसे पहले तो अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और ना ही किसी के बारे में, हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचिए। आप अच्छा सोचिएगा तो भगवान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेगा और बहुत अच्छा करेगा, है ना। किसी के प्रति अपने दिल में गलत भावना, गलत भाव ना रखें, हमेशा सबके प्रति अच्छी भावना रखें और बहुत अच्छा करने की कोशिश करें अपने घर में, अपने समाज में, और बहुत अच्छा काम करें। बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मैं आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सबको ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आना, और बस जितनी मेरे से हो सकी थी मैंने पूरी हेल्प करने की कोशिश की। और मेरे सारे वीडियो छान लेना, सारे सब कुछ मैंने पूरा मटेरियल तैयार कर रखा है, चाहे बुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। और बेस्ट प्रैक्टिस सेट, बेस्ट बुक, बेस्ट यूट्यूब चैनल, मैंने कितनी सारी वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लेना, फॉलो कर लेना मुझे। आप लोग अगर आपने मुझे फॉलो किया है, अगर आपने मुझे 15-20 या जितने मिनट की वीडियो है उतने मिनट दिए हैं, तो आपका ये वेस्ट नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, वेस्ट नहीं होगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो एक सीट लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था, मुझे फर्स्ट टाइम सीट मिला था। मैं तो आपको गाइड भी कर रही हूँ, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो चलिए, सब अपनी किस्मत है। और चलिए मैं विदा लेती हूँ इसी के साथ। कुछ क्वायरी हो तो ज़रूर पूछना, बहुत अच्छा कमेंट करना, प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।